हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा दिया था और आई होप आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा। उसको पढ़ करके उस वीडियोस को देख करके आपको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ जाते हैं और हमारी अगली यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। बार बार आपसे यही बात कहता हूँ कि अपने आप को आइसोलेट रखिए और थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाइए। बहुत ज़रूरी है व्यवस्थित होकर के पढ़ाई करना, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास में मॉड्यूल मौजूद होगी। अगर आपको मॉड्यूल किसी भी प्रकार से नहीं मिल पाई है पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप लैम्पलाइटर के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज पहला लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स का है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। लास्ट जब हम लोगों की बात हुई थी तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट की बात हुई थी, ठीक। चलिए आइए हम लोग इस बात को शुरू करते हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बातें। कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको समझना और जानना ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ें समझेंगे तो आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी, ठीक है। देखिए, पढ़ने तो वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। डिटेलिंग हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होने वाली है। लेकिन भाई और बहनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डिटेलिंग है, जो उसकी पढ़ाई है, उसे करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। चलिए आइए बात करते हैं। आपको याद होगा, मैंने जब मैग्नेटिक्स की शुरुआत करी थी तो मैंने कहा था जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसके 3 सोर्सेज होते हैं। कितने सोर्स होते हैं? 3 सोर्सेज होते हैं। एक सोर्स मैंने आपको बता दिया था करंट, ठीक है। अच्छा, जब मैं करंट की बात करता हूं तो बेहतर शब्द हम यूज कर सकते हैं कंडक्शन करंट। आप कहेंगे ये नई बला कहां से आ गई, अभी तक तो करंट थी, अब ये कंडक्शन करंट क्या होती है? तो कंडक्शन करंट क्या है? कंडक्शन करंट का मतलब वो करंट जो चार्ज के फ्लो से बनती है। अब आप कहेंगे क्या बिना चार्ज के फ्लो से भी करंट बनती है? रहस्य है, इंतजार करिए। कंडक्शन करंट का मतलब जो चार्ज के फ्लो से बनती है, यानी आमतौर पे जो करंट हम पढ़ते आ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट dq/dt। जहां जहां करंट फ्लो किया था वहां वहां हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर ली थी और ये जान चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड वहां बनेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, इसमें कौन सी दिक्कत है, सारी चीजें तो जान ही रहे हैं। दूसरा हमारे पास था मैग्नेटिक डाइपोल, या शुद्ध भाषा में कहें मैग्नेट। इसकी भी पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी। और एक तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी। अब वो तीसरी चीज यहीं से कनेक्टिंग लिंक है इसका। सुनिएगा, अब तक जो आपने पढ़ाई किया था फैराडे का नियम। आपको याद होगा, आपने फैराडेज लॉ पढ़ा था, ठीक है। फैराडे का नियम क्या कहता है? माइकल फैराडे का नियम क्या कहता है? आपको याद है फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का नियम कहता यह है कि भाई अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से करंट पैदा होगी। और उसका हम लोगों ने पूरा जिक्र, पूरा कच्चा चिट्ठा पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। और वहां मैंने आपको एक बात बताई थी, एक फैक्ट बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यदि वो वेरिएबल हो जाए तो इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छी बात है। और आपको याद होगा, हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरा कैलकुलेशन भी कर डाला था। याद करिए, वो E.dl हमने किया था, और E.dr या dl वॉट एवर जो भी करिए, बराबर में क्या था बताओ, d5b में dt। ये हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा होगा आपको। तो एक बात श्योर है कि फैराडे के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होता है। अगर दुनिया में कहीं पर भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना, वो इवेंट इस बात का सबूत है, इस बात को प्रमाणित करती है, इस बात की जमानत है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। अब एक साइंटिस्ट हैं, नाम है मैक्सवेल।
उनका कहना ये कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे देती है अगर वो वेरिएबल हो जाए। गजब बात है। एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। एक मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ लिया था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल जो होती है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। यानी हम लोगों ने जो तीसरी बात पढ़ी थी कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, मैंने शुरुआत में मैग्नेटिज्म के सबसे शुरुआत में सबसे पहला लेक्चर आप जाइए और देखिएगा, वहां मैंने आपको बताया था 26 लेक्चर पूरे मैग्नेटिक्स के ऊपर गए, मैग्नेटिक्स और एसी के ऊपर। तो वो सबसे पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। पर हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में कोई ऐसी जिक्र नहीं किया कि आखिर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे जन्म देती है। इस बात पे पूरा जिक्र किया हमने ईएमआई वाले चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पर इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक कैसे आई इसका कोई जिक्र हमने नहीं किया। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जन्म कैसे दे देती है। अगर एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाउ कैन इट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, जबकि हम तो ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो अल्टीमेट सोर्स है दैट इज करंट एलिमेंट। जहां कहीं भी करंट का फॉर्मेशन होगा वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बनने की संभावना होती है। भाई मैग्नेट के अंदर भी क्या होता है, एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं, और एटॉमिक मैग्नेट्स के अंदर भी कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने का रीजन वहां पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है, जो हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको जरूर जाकर के पढ़ लीजिए। आज हम लोग इस बात को समझेंगे कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। यही मैक्सवेल की खोज है और यही बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूवन हर्ट्ज, अभी मैं बताऊंगा आगे कि हर्ट्ज ने किस तरीके से, तो ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कॉम्बिनेशन किसका है, E एंड B का, हम इसके बारे में बात करेंगे। आपके मन में चल रहा होगा कि ये क्या बवाल है भाई, हम लोगों को तो पढ़ना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और यहां कहानी कुछ और चल रही है। देखिए ये भूमिका है, ये प्रीफेस है। यदि आप इसकी भूमिका को नहीं जानेंगे, अगर आप इसकी प्रीफेस को नहीं जानेंगे तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। हाँ, उसकी बातें आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे, मतलब उसमें समझने में प्रॉब्लम हो, रट लेंगे आप। तो BE को पैदा करती है, इस बात में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक पूरा चैप्टर हमने इसके ऊपर निपटाया है। अब हम लोग E से B पैदा करा रहे हैं। अच्छा चलो, E से B पैदा करा रहे हैं। आखिर E से B पैदा करने का विचार आया कहां से ये विचार, कहां से ये चीज जन्म ली, इस बात को हम समझते हैं। देखिए अब जरा सा मैं एक आपको दो चीजें आपको याद दिलाता हूं। पहली चीज आपको याद दिलाता हूं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहली चीज क्या चीज, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहली चीज मैं आपको ये याद दिलाऊंगा। और दूसरी चीज मैं आपको याद दिलाने वाला हूं भाई और बहनों, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या चीज, एम्पियर सर्किटल लॉ। मैंने आपको वहां पढ़ाया भी था और बताया भी था कि भाई और बहनों ये मॉडर्न में आएगा लौट करके, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर आप हवा में कोई भी लूप बना दें और इस लूप का एक छोटा सा सेगमेंट ले लें और मान लीजिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट विद इन द लूप, करंट विद इन द लूप। लेकिन याद रखिए एम्पियर के वक्त तक जो करंट बोल रहे हैं वो करंट का मतलब वही करंट है जो आज तक हम जानते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई में अभी तक जानते हैं। अपनी पढ़ाई में अगर आपके सामने करंट शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं, तो आपके दिमाग में होगा चार्ज का फ्लो। हाँ, चार्ज का फ्लो, बिल्कुल सही बात है, चार्ज का फ्लो, तो वही कंडक्शन करंट की बात की। अगर मैं आपसे यह कहूं कि B.dl 0 आ रहा है मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, भैया IC 0 होगा। मैं कहूं B.dl 0
नहीं आ रहा है, इट इज अ नॉन जीरो वैल्यू, इट हैज नॉन जीरो वैल्यू, बी डॉट डी एल हैज नॉन जीरो वैल्यू से आपने ऐसा कहा, इसका मतलब कि लूप के अंदर करंट मौजूद है। क्यों? अगर करंट होगी तो जीरो नहीं हो सकता, करंट नहीं होगी तभी जीरो हो सकता है। क्लियर? एम्पियर सर्किटल लॉ का ये एक दृश्य था जो मैंने आपको दिखा दिया। अब आइए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में मामला यह हुआ कि जो आप, अच्छा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को भी थोड़ा फील करिए क्या होता है, फील करिए, थोड़ा फील लाते हैं आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, ठीक है, थोड़ा अच्छे से फील लाते हैं, एक बार में लगता है कि ही हाथ काम करता है। चलो, यहां पर हमने कैपेसिटर बनाया और यहां हमने सेल लगाई, अभी जस्ट स्विच ऑन किया है हमने, तो यहां पर कोई चार्ज नहीं होता है। धीरे धीरे इन प्लेटों पर चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, ग्रो होने लगता है। कैसे ग्रो होता है भैया? यहां से जो ये प्लस है ना, तो ये क्या करेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये प्लस चार्ज आता है, कुछ थोड़ा आएगा, ये तो, और ये धीरे धीरे चार्ज वेरिएबल होता रहता है तब तक जब तक ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। ये कथा होती है इसकी। आइए इस कथा को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके समझाते हैं। यह है कैपेसिटर की प्लेट्स, महसूस करके देखिएगा, धीरे धीरे इसके ऊपर चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट कर रहा है, और यहां पर माइनस चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है। एक्यूमुलेशन से क्या होता है थोड़ा सोच के देखिएगा। यहां पर क्यू है, ठीक, वेरिएबल है, चार्ज बदल रहा है, जैसे जैसे चार्जिंग हो रही चार्ज चेंज होता जा रहा है। अच्छा, एक्यूमुलेशन हो रहा है भाई और बहनों, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, आती कि नहीं आती है? ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत क्या हो जाएगी समझिएगा। आपको याद होगा मैंने ये कैलकुलेट कराया था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? याद है कि नहीं याद है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट होता है, दो प्लेट में ये हो जाता है। चलो खैर, क्या आ गया, क्यू बाई में ए एप्सिलॉन नॉट, यानी जैसे जैसे आपका चार्ज बदलेगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चेंज हो रही होगी। परंतु मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या इन प्लेटों के बीच में चार्ज का फ्लो हो रहा होगा? आप कहेंगे पागल हो गए क्या, ऐसा कैसे भाई, यहां कैसे चार्ज, कैसे कूदेगा भाई, चार्ज वार्ज नहीं फ्लो कर रहा है। सर्किट में करंट फ्लो हो रही है भैया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मानते हैं नहीं आप? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, समझ रहे हैं? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। क्यों हमें शक नहीं है? क्योंकि भैया चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताओ ना, चार्ज यहां जा रहा है कि नहीं, करंट फ्लो कर रही है, ये आईसी, इसी को कंडक्शन करंट कहते हैं। और ये आईसी बराबर में कितना है बोलो ना, डी क्यू बाई डी टी। जिस रेट से यहां चार्ज इंपोर्ट होता जा रहा है वही रेट का हिसाब यहां पर फ्लो का भी होगा भाई, जितना रेट से फ्लो होगा उतना ही इंपोर्ट होगा। अरे जितना बह के जाएगा उतना ही ना आएगा भाई, तो जो रेट फ्लो का है, जो रेट इंपोर्ट का है वही रेट फ्लो का है, तो इसका मतलब आईसी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये फ्लो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, इन तारों में ये करंट फ्लो कर रही है और इसमें आपको कोई मलाल नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाइयों और बहनों, क्या ये जो प्लेट हैं इनके बीच में कोई करंट होगी क्या? आप कहेंगे गजब बात कर रहे हैं, चार्ज का फ्लो नहीं, इस कहां से कूद, प्लेट ये इसे कूद के थोड़ी चला जाएगा, तो चार्ज यहां तो है ही नहीं, फ्लो ही नहीं कर रही। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेरी कर रही है, यह बात हमको समझ में आती है, पर चार्ज का फ्लो नहीं है। यानी हमारी जानकारी जो अब तक की है उसके मुताबिक यहां करंट नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने देखा कि अगर हम यहां पर एक इमेजिनरी लूप ले लें, क्या ले लें, एक इमेजिनरी लूप, ये लो, ये कौन है, इमेजिनरी लूप, मान लो ये एस, तो हमारी अब तक की जानकारी कहती है कि अगर हम यहां पर एक कंपास ले जाएं, एक कंपास कह रहे हैं, कंपास निडल ले जाएं, तो वहां डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए।
यानी हमारी कैलकुलेशन यह कहता है कि अगर मैं इस लूप के लिए B.dl करूं तो 0 आना चाहिए। दूसरे दो बातें हैं, B नहीं आएगी और या कह लो IC नहीं आएगी। जब IC ही नहीं है तो B, मतलब करंट नहीं है तो कहेगा B नहीं तो करंट नहीं, करंट नहीं तो B नहीं। यही दोनों भाई सिनोनिमिक वर्ड है ना, सेंटेंस बोल रहा हूं ना मैं, कि B नहीं तो I नहीं, I नहीं तो B नहीं, यही तो मतलब है इसका। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो हमारी जानकारी अब तक है और जितनी बुद्धि हमारी अब तक काम करती है, वो बुद्धि ये कहती है कि भाई यहां तो करंट चार्ज फ्लो कर नहीं रहा है, और चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो करंट 0 होगा, और करंट 0 होगा तो कहां से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और कहां से मैग्नेटिक फील्ड आया तो B.dl 0 होना चाहिए। और जब दूसरी बात है, जब करंट ही नहीं है लूप के अंदर तो काहे का B.dl, करंट ही नहीं है तो B.dl शुड बी 0, जब आई नहीं तो B.dl शुड बी 0। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सवेल को इस लॉ को लगाते समय, यानी इस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में इस लॉ को लगाते समय इनकंसिस्टेंसी ऑब्जर्व हुई। इनकंसिस्टेंसी ऑब्जर्व होने का मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व हुआ, यानी कि यहां पर हुआ क्या, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन मिल गया। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, या कह लो पूरी दाल ही काली है, बोर्ड भी काला दाल भी काला। इसका मतलब भाई और बहनों, जब एम्पियर सर्किट लॉ लगाया मैक्सवेल ने तो पता चला कि यहां 0 आना चाहिए, बट इट इज नॉट 0। इसका मतलब भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहां कुछ तो घोटाला है, कुछ तो बात है, कोई तो चीज है इस लूप। भाई लूप के अंदर फिर करंट है, अगर B.dl 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब लूप के अंदर करंट है, और हमारा दिल कहता है जब चार्ज वहां जा ही नहीं सकता तो करंट कहां से आया। तो मैक्सवेल ने कहा भाई एक नई तरह की करंट है, नई तरह की करंट जो आप लोग नहीं जान रहे हो, एकदम नई तरह की करंट है। करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट करंट। बोले क्या नया है इसमें भाई? अरे नया ये है इसमें, नया ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट चार्ज के फ्लो से नहीं बनती है, चार्ज के फ्लो से नहीं बनती है ये डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आ रहा है आपके? चार्ज के फ्लो से नहीं बनती है, एक्चुअली ये बनती है ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप कहेंगे इस बात का प्रमाण क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगी तो करंट बनेगा? प्रमाण यह है भाई और बहनों कि अगर आपने वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जहां चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, अगर उस जगह पे आपने एम्पियर सर्किट लॉ लगाया तो इनकंसिस्टेंसी मिलेगी आपको। क्या मिलने वाली है? इनकंसिस्टेंसी मिलने वाली है। क्लियर? तो इसका मतलब ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अ करंट इज प्रोड्यूस। ओहो, यानी कि एक नई बात पता चली। अब तक तो यही जानते थे भैया कि जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनेगी, पर यहां बिना चार्ज के फ्लो के करंट बन रही है। कैसे? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। और उस करंट का नाम हमने रख दिया है जी डिस्प्लेसमेंट करंट। और भाई और बहनों, इस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है, देखते रहिएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई में dt होता है, डी फाई ई बाई में dt होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आईडी कब बनेगी, आईडी कब बनेगी? जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो आईडी बराबर और क्या हो सकता है? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताइए, गॉस लॉ के मुताबिक हम फाई ई को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो आईडी बराबर क्या आ गया? डी क्यू बाई में डी टी। ओहो, डी क्यू बाई डी टी तो आईसी होता है। इसका मतलब आईडी और आईसी की वैल्यू क्या होती है आपस में?
बराबर होती है आईडी बराबर में आईसी। समझ में आ गया? आईडी बराबर में आईसी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात समझ में आ गई, आईडी आईसी के बराबर होगी, यानी वायर में जो कंडक्शन करंट बहेगी और यहां जो करंट होगी वो दोनों सेम आने वाली, और आनी भी चाहिए चार्ज कंजर्वेशन के मुताबिक। आईडी और आईसी यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगी और यहां पर कंडक्शन, इस वायर में कौन है? कंडक्शन करंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट आपस में भाई और बहनों बराबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप कहेंगे जी ये डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्प्लेसमेंट करंट बनी, और इस बात की पुष्टि करने वाला कौन है? एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ में इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है। अब इनकंसिस्टेंसी दिखाई देने की वजह से हमको यह बात समझ में आई कि एक करंट बन जाएगी जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर। बहुत सिंपल बात। आखिर अब इस सीरीज को हम, इस लिंक को समझते हैं। देखो मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म देती है मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे? अब लिंक देखिए इसका। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म दे देती है डिस्प्लेसमेंट करंट का, और जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा लगा? आप वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म दे देती है डिस्प्लेसमेंट करंट को, और डिस्प्लेसमेंट करंट जहां है वहां मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ गया? यह बात तो हम पहले से जानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड जन्म देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। यह बात तो हमने ईएमआई में ही पढ़ ली थी, फैराडे के लॉ से इसकी पुष्टि की थी। और आज हमको यह बात समझ में आ गया कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो द माई बाप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आईडी। थ्रू आईडी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब हमारे दिमाग में एक बात सेट हो जानी चाहिए कि भाई ई बी को जन्म देगा, बी ई को जन्म देगा, ई बी को जन्म देगा, बी ई को जन्म देगा। ये दोनों एक दूसरे को जन्म देने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बोलूं, देखो एक बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऊर्जा के रूप होते हैं। समझ में आ रहा है? ऊर्जा के रूप है, एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस बात की पुष्टि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुई थी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, याद करिए, हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई थी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक्चुअली ऊर्जा है, एनर्जी है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही है। अब बदलने का रूप और प्रारूप क्या है वो मैंने आपको आपके सामने इसे दिखा दिया, समझा दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि E gives rise to B through D। क्या हम इसे मॉड्यूल में देख लें कि क्या लिखा हुआ है, क्या चर्चाएं की हुई हैं। अच्छा, इसके बाद मैं मैक्सवेल के इक्वेशंस पे भी आऊंगा। पहले मैं डिस्प्लेसमेंट करंट पे आपको लेके चलता हूं ताकि आपका थोड़ा सा मन लगे, आपको समझ में आए कि जिंदगी में क्या हो रहा है। द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कंडक्शन करंट, पहले से जानते हैं। While applying the Ampere circuital law to find magnetic field at a point outside the capacitor, वो जो मैंने बताया वही है। देखिए, therefore he suggested the existence of additional current called by him the displacement current to remove this inconsistency। Ampere circuital, वही कहानी, वही कथा जो मैंने सुनाई आपको। ID की वैल्यू यहाँ लिखी है, ID IC के बराबर निकल के चला आया है। The value of conduction current is equal to displacement current, source is either AC और DC। अच्छा, एक बात और याद रखना, जब आपने कैपेसिटर में सोर्स लगा रखा है तो आप एसी लगा रखे हो चाहे डीसी लगा रखे हो, भाई वहां चार्ज वेरी करेगा। आप कैपेसिटर की प्लेट पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, आईडी आएगी। तो आईडी और आईसी दोनों बराबर होती हैं, चाहे वो आप एसी लगा रखे हो चाहे डी। ऐसा नहीं कि डीसी एसी लगाओगे तो कुछ और हो जाए। अब ये वही बातें लिखी हुई है जो बातें मैंने कही। अब आइए थोड़ा सा यहीं पर मैं बता देता हूं। अब ये बात अपने को समझ में आ गई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दे देता है, दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं। तो आप जो भी इक्वेशंस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बातचीत हो रही है, उनके सोर्स के बारे में जहां बातचीत हो रही है, उन सभी के मतलब उन सभी लॉज को, उनमें से उन चार लॉज को मैक्सवेल ने रीडिफाइन किया, जिसे हम मैक्सवेल का इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सवेल का इक्वेशन। क्लियर है? तो मैक्सवेल का जो इक्वेशन है
वो क्या है? मैक्सवेल का जो इक्वेशन है वो कहता है कि मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड 4 इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर सोर्सेज, द चार्ज एंड चार्ज करंट डेंसिटीज। दीज इक्वेशन, देखो आपके यहाँ सवाल क्या पूछता है, सिंपल बात देखो, पूछेगा ना आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन बोलेगा कौन सा मैक्सवेल का इक्वेशन नहीं है या कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस लॉ का यही रूप है, आप जानते हैं, फ्लक्स बराबर Q/ε0। इसमें उसे कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं मिली क्योंकि यहां हम स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं, सोर्स हमारा स्टैटिक है, इसीलिए ऐसा कुछ भी यहां हमको प्राप्त नहीं हुआ। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म B.da 0 है, डाइपोल होता है, इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं मिली। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यहां पर A.dl d∅dt, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां भी कोई इनकंसिस्टेंसी ऑब्जर्व नहीं हुई। जो इनकंसिस्टेंसी ऑब्जर्व हुई मैक्सवेल को, वो एम्पियर सर्किटल लॉ में हुई, तो उसको रीडिफाइन किया मैक्सवेल ने। जहां पर B.dl बराबर μ0 IC था खाली, वहां IC प्लस ID कर दिया और अल्टीमेटली ये इक्वेशन इस रूप में आ गई। अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ को इस रूप में स्वीकार कर लें तो हम कहीं पर भी इसको लॉ लगा देंगे। अब लगाओ कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में IC तो नहीं था ना, पर ID था, तो नॉन जीरो आएगा कि नहीं आएगा? जब ID था तो नॉन जीरो आएगा ना भाई। इसीलिए इस इक्वेशन का नया, इस लॉ का एक नया नाम पड़ गया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या पड़ गया नाम? मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बता दिया और मैंने आपको बता दिया किसके बारे में? मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में। अब आइए मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहां पर आपसे जिक्र करता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और इसकी खूबियां क्या है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटी सी बात है, बहुत जल्दी हम लोग समाप्त कर लेंगे, राइट। चलिए, तो इसे मैं मिटा देता हूं और मैं अपनी नेक्स्ट बात करता हूं। देखिए, एक बात समझिएगा, आपको 2 चीजें समझनी है। पहली बात तो वेव क्या होती है, ठीक, और दूसरी तरफ बात यह है कि एक प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, ये आपको समझना है। हालांकि ये सब आप वेव मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं। देखो, वेव क्या होती है? एक डिस्टरबेंस को हम वेव कहते हैं। सिंपल, डिस्टरबेंस हैविंग एनर्जी इज कॉल्ड एज वेव। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया कि ये मीडियम है, इस मीडियम में मैंने कुछ बोला, जैसे बोला वो यहां पर डिस्टरबेंस आ गया, वो डिस्टरबेंस धीरे धीरे आगे जा रहा है, इसी डिस्टरबेंस का नाम क्या है? वेव होता है। अब कुछ डिस्टरबेंस को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है और कुछ डिस्टरबेंस, कुछ वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए हम उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। बहुत बच्चों वाली बात है, हाई स्कूल में पढ़ रखी होगी। और जिसमें चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए उसे हम नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, नो मीडियम रिक्वायर्ड। गलत फैमिली का शिकार मत हो जाइएगा कि ये मीडियम में चल नहीं सकती, मीडियम में चल सकती है, चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। शब्द सुनिएगा, है ना, अनुप्रास अलंकार है यहां पर। चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए पर मीडियम में चल सकती हैं। जैसे लाइट, एक एग्जांपल लेता हूं, इसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन ये पानी में भी चल सकती है, ग्लास में भी चलती है, सब जगह चलती है। मतलब हर मीडियम, मतलब ये ओपेक मीडियम में नहीं चलेगी लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलेगी, ठीक है। चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम में चल सकती है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है ये मैं आपको वेव वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे भी। तो प्रोग्रेसिव वेव ये है कि ऐसी वेव जिसमें एनर्जी प्रोपेगेट होती रहती है, एनर्जी आगे बढ़ती रहती है। अब आप समझिएगा होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं मैकेनिकल वेव से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। मैकेनिकल वेव में यह है मीडियम के पार्टिकल। आप ऐसा समझ लीजिए हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, ये अपना मीडियम के पार्टिकल चुपचाप ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ लीजिए, एक छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं, खाली इस बात को
विस्तृत समझाने के लिए समझा रहा हूं। ये मीडियम के पार्टिकल अपना से आपने कोई डिस्टरबेंस लिया, कोई साउंड कुछ भी आपने इसको दे दिया, ये डिस्टरबेंस इसको मिला, ये हरा वाला डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस इसको ट्रांसफर हुआ, फिर इसको ट्रांसफर हुआ, फिर इसको 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 हुआ, फिर इसको, यानी अगर एनर्जी प्रोपेगेट करती रहती है तो हम इसे प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। और एक प्रोग्रेसिव वेव का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है y बराबर में a sin ओमेगा टी माइनस में kx। y क्या है? इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। जो एनर्जी कैरियर है ना, एनर्जी कैरियर मतलब जो एनर्जी को लेके जा रहा है, जो एनर्जी जिससे एसोसिएट है, जुड़ी हुई है। तो एनर्जी कैरियर जो है, जिसके पास एनर्जी है, उसका डिस्प्लेसमेंट बदलता रहता है भाई और बहनों। तो ये उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, ये उसके डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, के कहलाता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। क्या कहलाता है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जो कि बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा के। लैम्डा है वेवलेंथ जिसे कहते हैं। अब वेवलेंथ क्या होती है? ये पार्टिकल है और मान लीजिए कोई और पार्टिकल है। जब ये पार्टिकल सेम फेज में हो जाते हैं, कैसे फेज में? ये और ये अगर सेम फेज में, मान लीजिए 1 नंबर हो, ये 20 नंबर है, जितनी दूर में पार्टिकल सेम फेज में हो जाते हैं, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इसको और डिटेल आप पढ़ने वाले हैं, मैं बेसिक जानकारी खाली आपको दे रहा हूं यहां समझाने के लिए। ये एक वेव का फॉर्मेशन हुआ, इसे एक वेवलेंथ कहते हैं। जितना वेव आगे चली जाए, वेव जिस स्पीड से आगे जाती है उसे वेव स्पीड ऑफ वेव कहते हैं। उसके बाद इस एक वेव के फॉर्मेशन में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का उल्टा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, यानी 1 सेकंड में जितनी वेव बन जाए वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो यही सब है वेव के बारे में मोटी मोटी बात। बेसिक नॉलेज आपके पास में जरूर होगा, उतना बेसिक, खाली ये आपके लिए एक नया होगा। ये प्रोग्रेसिव वेव की कहानी है। दुनिया में प्रोग्रेसिव वेव मैकेनिकल भी हो सकता है और नॉन मैकेनिकल भी हो सकता है। ये जो मैंने लिखा है ये मैकेनिकल का प्रोग्रेसिव वेव है। ये मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन लिखी है मैंने। ऐसा वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल इन्वॉल्व है, तो y क्या है? मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ये मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव का है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं। अब जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसको स्विच कर लूंगा। ठीक, चलो अब बात करने जा रहा हूं मैं आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कैसे होती है। और चौथा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खूबियां क्या क्या है। तो सबसे पहली बात पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव, यानी इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं है इनको। अभी ये बात जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली है वो डिस्प्लेसमेंट करंट से कनेक्ट हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। खाली हम लोगों ने प्रीफेस जान लिया है ई और बी का आपस में क्या संबंध है और वो आपस में पैदा कैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ये नॉन मैकेनिकल वेव है। और भाइयों और बहनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल है, यानी चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम के पार्टिकल नहीं है। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि फिर एनर्जी कैसे जाती होगी। अगर एनर्जी ट्रैवल कर रही है तो एनर्जी ट्रैवल कौन करा रहा है, कहां है एनर्जी? वैसे तो जो मैकेनिकल वेव है वो तो मीडियम पार्टिकल के पास एनर्जी है, उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एनर्जी किसके पास है? भाई और बहनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी एसोसिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं तो मैं सिंपली आपसे यह बोलूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे क्या कहना चाहिए?
कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दो ऐसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग मतलब जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, मैक्सिमम हो रही है, फिर जीरो हो रही है, डायरेक्शन अपोजिट, फिर मतलब अपोजिट मैक्सिमम हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, ऑसिलेट कर रही है, वैल्यू वेरी कर रही है एक सर्टेन वैल्यू तक जाकर के फिर जीरो हो रही है। बी के साथ भी ऐसी है। तो ये है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? ऑसिलेटिंग अगर जब भी आपसे कहा जाए तो आप सिंपल समझिएगा, वैल्यू बढ़ रही है, मैक्सिमम हो रही है, जीरो हो रही है, कुछ इस तरह की घटना घट रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, जीरो होता है, बढ़ता है, मैक्सिमम है, जीरो होता है, ऐसे ही कुछ है। यहां पर होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है ऑसिलेटिंग। अब ये कैसे ऑसिलेट करती है बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। यानी आप ऐसे मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आपने कर दिया तो वही क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गया। उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेंगे। आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऊर्जा कहां निहित है, उसकी एनर्जी कहां है? भाइयों बहनों, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। यानी उसकी एनर्जी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड के पास भी होती है। तो इसकी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होगी। सिंपल बात है, कोई कठिन बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत आसान बात कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ऊर्जा का रूप है। तो ईएम वेव क्या चीज है, मैंने इसका आपसे जिक्र कर लिया, ठीक, कि ये कॉम्बिनेशन एक नॉन मैकेनिकल वेव है, चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये देखिए इसके एक्सप्रेशन पे अभी मैं आऊंगा, इसके एक्सप्रेशन पे आऊंगा, ठीक है। यहां पर दूसरा जो सवाल मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है, हाउ कैन इट गेट प्रोड्यूस। यानी हमारे पास ये जो 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ई और बी का कॉम्बिनेशन आता कैसे है, ई और बी का कॉम्बिनेशन कैसे आ जाता है। तो ई और बी का कॉम्बिनेशन कैसे आता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इस दुनिया में कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज है, वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा? बिल्कुल करेगा जी। क्यों करेगा? क्यों पैदा करेगा? क्योंकि सर्कुलर पाथ पे घूमते वक्त चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा, और जिसके पास एक्सेलरेशन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा। तो कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इस दुनिया के अंदर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा। समझ में आ रहा है? एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। यहां पर जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से ये वेव प्रोड्यूस होती है। जरा एक बॉल दीजिएगा, उसमें से दे दीजिए, उसी में से दे दीजिए। यस जी, ये एक चार्ज पार्टिकल, आई होप आपको दिख रहा होगा, दिखना चाहिए, है ना। ये एक चार्ज पार्टिकल। अब आप सोचिए कि ये है चार्ज पार्टिकल और मैं जा रहा हूं इसका ऑसिलेशन कराने। समझ आ रहा है? ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है।
क्या ये चार्ज पार्टिकल अपने आप ऑसिलेट कर रहा होगा? नहीं, कोई यहां सोर्स होगा, कोई सोर्स होगा जो इसको बाध्य कर रहा होगा, जो इसको मजबूर कर रहा होगा कि भैया तुम ऑसिलेट करो। अपने आप तो ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, कोई सोर्स होगा जो ऑसिलेट करा रहा होगा। और जब ये ऑसिलेशन कर रहा होगा, दोलन कर रहा होगा, तो इसकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी भाई और बहन। ये ऑसिलेशन करना जारी रखा है क्योंकि सोर्स मौजूद है, सोर्स उसको लगातार उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, कह रहा है कि तुम चलो ना, तुम काहे, तुमको हम रुकने नहीं देंगे, लो। अच्छा, एज्यूम करके देखो इस जगह को, इस पॉइंट को एज्यूम करके देखो। आप जानते हो हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ये चार्ज जैसे जैसे इधर जाएगा, सोचो करीब जाएगा, वैसे वैसे इस पर्टिकुलर जगह पे समय के साथ एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। क्यों? क्योंकि दूरी कम होती जा रही है। अगर दूरी कम होगी भाई और बहनों, तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, राइट? उसके बाद क्या होगा, वापस चार्ज आएगा, फिर कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से क्या होगा, यहां पर एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, जैसे ही वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यह जन्म दे देगा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को। क्या इसका ऑसिलेट करना जारी रहेगा या रुक जाएगा? नहीं, इसका ऑसिलेट करना जारी रहेगा। तो होगा क्या, यहां पर लगातार वेरिएबल ई पैदा होगी, और वो किसको जन्म दे देगी? बी को। बी किसको जन्म देगी? ई को। ई किसको जन्म देगी? बी को। बी ई को, ई बी को, बी ई को, ई बी को, बी ई को, ई बी को, ई बी को, बी ई को। ये कहानी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। यानी ई से बी, बी से ई से बी से ई से बी बनता चला जा रहा है, और ये अपना ऑसिलेट करना जारी है। तो लगातार यहां ई पैदा होगा, वो लगातार इन सबको बनाता चला जाएगा। तो आप गौर करिए कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि यहां पर ई और बी का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जा रहा है। हर जगह आप देखेंगे मीडियम में, तो ई और बी का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट है। ई बी ई बी ई बी ई बी बनाता जा रहा हूं मैं, ई बी का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता जा रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया है, ये जो ई और बी का कॉम्बिनेशन है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आप गौर करके देखिए, जिस तरह से इसका दोलन होगा, ऑसिलेशन होगा, यानी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो यहां पर ई की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक उसी तरीके से ई का वेरिएशन होगा, और जैसा ई का वेरिएशन होगा वैसा बी का वेरिएशन होगा। इसका मतलब अगर मैं इसके ऑसिलेशन को, इस पार्टिकल के ऑसिलेशन को यूं दिखाऊंगा, तो मैं ई को भी यूं दिखा सकता हूं और बी को भी यूं दिखा सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ भाई और बहनों कि ऑसिलेट, ये भी तो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। इट इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड। जो ऑसिलेट कर रहा है वो भी तो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, और ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल चूंकि ऑसिलेट कर रहा है, ई को वेरी हो रहा है, और ई से बी, बी से ई से बी, बी से ई जन्म। और ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि भैया ई से बी और बी से ई जन्म लेता है, और ई से बी से ई से बी, बी से ई से बी जन्म लेना, ये कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कौन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने वाला होता है भाई और बहनों एक्सेलरेटेड चार्ज। नीट में एक बार सीधे सीधे सवाल 2-3 साल पहले पूछा था, बहुत बंडल सवाल है। क्लियर है? तो समझ में आया कि नहीं आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने वाला कौन है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। और मैंने वन ऑफ द एग्जांपल लिया ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल का, और उसी के लिहाज से मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप इसको समझे जरूर होंगे। ठीक, आइए मॉड्यूल पढ़ लिया जाए, मॉड्यूल देख लिया जाए कि क्या किस्सा है। वही है। तो अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच गिव्स राइज टू अ ट्रांसवर्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में जिक्र करूंगा आपसे, आप घबराइए नहीं।
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम राइट एंगल टू ईच अदर। ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा क्या है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी द एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे पैदा होती है वो मैंने यहां बताया। कंसीडरिंग चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी विच इज एन एग्जांपल ऑफ एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल। ये स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ये सब पैदा करता है। और 1865 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया था और 1887 में हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिटेक्ट किया था। ठीक बात है, बात समझ में आ गई आपके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहां पर एक जिक्र हुआ, एक बात हुई, एक चर्चा हुई। अब थोड़ी सी बात हम और करते हैं। मैं इसमें एक दो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझाता हूं। राइट, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। राइट, यहां पर अब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक बात समझ में आई कि ई प्रोड्यूस होगा और बी प्रोड्यूस होगा, पर अब दिमाग में एक पिक्चर बनना चाहिए कि भाई ई और बी कैसा होगा। इसको समझने के लिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसको समझा रहा हूं मैं आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप कोई भी इसमें एक्सिस को पलट सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए, अगर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्रोड्यूस होती है तो उसका वेरिएशन आपको मिलेगा वाई एक्सिस में। जैसे ऐसे चेंज हो रही है ना, इस डायरेक्शन में वेरिएशन आपको मिला एक्स वाई एक्सिस में। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिली किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में। ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और आपको मिली मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड एक्सिस में। क्लियर? तो जो वेव है या जो एनर्जी है या जो डिस्टरबेंस है, हम कहेंगे वो प्रोपेगेट हो रही है एक्स की तरफ। ये कौन है? ईएम वेव। यानी आप ऐसे मान लीजिए कि ई और बी ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना, और वेव ऐसे जा रही है। ठीक, कुछ ऐसा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो वेव जो जा रही होती है वो एक्स एक्सिस में जा रही होती है। ये वाई में और ये जेड में, तो वेव जाएगी एक्स में। राइट, ये ई और ये बी, तो वेव का ये डायरेक्शन होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है? ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी का डायरेक्शन जिधर आएगा वेव उधर ही प्रोपेगेट करेगी। एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़, भाई एनर्जी यहां पर भी है, ई और बी है, पर ये एनर्जी आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। इस बी का वेरिएशन यूं हो रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ घट रही है, ये इस डायरेक्शन में बढ़ घट रही है, लेकिन प्रोपेगेशन आगे की तरफ हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? ईएम वेव आगे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। अब आप कहेंगे जी क्या ये फिक्स होता है क्या? नहीं नहीं, आप इसमें एक्सिस चेंज कर सकते हैं, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। बस इतना याद रखना है कि ईएम वेव परपेंडिकुलर टू ई एंड बी दोनों चलती है। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आपको आया होगा। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है प्रोग्रेसिव वेव की भाषा में, देखो प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन मैंने यहां लिख रखा है। ये जो पार्टिकल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। ये उसका डिस्प्लेसमेंट जो वेरी करता है, जो वेरिएबल होता है, ये उसकी वैल्यू है और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां पर वेरिएबल कौन है भाई और बहनों? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो ई वाई लिख दिया। ठीक, और ये हुआ ई नॉट। ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, इसको पीक वैल्यू कहेंगे हम, पीक वैल्यू। ठीक, राइट। यहां पर हमारे सामने ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये वैरी कर रही है भाई और बहनों, इनमें वेरिएशन होता है। राइट, ई बी को जन्म देता है।
ई भी मौजूद है, बी भी मौजूद है। अब मैं ई का फंक्शन और बी का फंक्शन लिखने जा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, एक बात और है, यहां पर जो ई का वेरिएशन होता है, ई का वेरिएशन और जो बी का वेरिएशन होता है, भाई हमने इसे प्रोड्यूस किससे कराया था? ये ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस कराया था, याद करिए। तो जैसे जैसे ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल में बदलाव होगा वैसे वैसे इसमें भी बदलाव होगा। इस बदलाव को जब हम दिखाना चाहते हैं तो हम उसे दिखाते हैं साइन फंक्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से? साइन फंक्शन के हिसाब से। और साइन फंक्शन के हिसाब से जब आप इसे दिखाते हैं तो कहते हैं साइनोसुडल फंक्शन। कैसा फंक्शन है? साइनोसुडल। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी जब हम दिखाएंगे तो साइनोसुडल, उसी इक्वेशन से मैच करा रहा है और कुछ इसमें नया नहीं। प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव को दिखा रहा है, सिंपल। तो ई नॉट साइन वहां पर भी था, यहां पर भी रहेगा, ओमेगा टी अपनी जगह पर रहेगा, और यहां के भी वही है, और वेव किधर जा रही है? जिधर वेव जा रही है वही रहेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो यही तो था भाई, ये देखो प्रोग्रेसिव वेव। ये प्रोग्रेसिव वेव कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक, यही आपको पढ़ना भी होता है, कोई और प्रोग्रेसिव वेव नहीं पढ़नी होती। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, वही वेव का इक्वेशन यहां पर मैंने लिखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा। अब यहां पर ई की बी जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स। ठीक, मैं कुछ चीजें यहां आपको बता भी दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओमेगा बराबर में क्या होता है जानते हैं वैसे आप लोग? 2 पाई बाय में टी या 2 पाई न्यू। और ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है? 2 पाई बाय में लैम्डा। अच्छा, एक और होता है, जो ये स्पीड होती है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, दैट इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के बराबर होगी, न्यू लैम्डा के। ठीक है, न्यू लैम्डा। और न्यू लैम्डा बराबर में हो सकता है ओमेगा बाई के करके देख लेना, ही आएगा। ओमेगा को के से भाग दे दो तो न्यू लैम्डा आएगा। तो अगर इस रूप में लिखा है तो ये सब फॉर्मूला इक्वेशंस आपके सामने बन जाती है। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन फंक्शन साइनोसोडल फंक्शन के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया। ये प्रोग्रेसिव वेव है, तो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन ही यहां पर सीधे हमने टिप दिया, कुछ अलग से नहीं किया आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर जो बातें लिखी थी उन बातों को मैंने फिर से समझाया कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट साइनोसोडल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट राइट एंगल्स ईच अदर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। अच्छा, एक बात और है कि इन दोनों का फेज सेम होता है। याद करिए, मैंने कहा था, एसी में बताया था, इसके आगे का जो मसाला लिखा रहता है वो फेज होता है। तो दोनों का फेज क्या है? सेम है। सेम फेज होने का मतलब जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ेगा, जैसे जैसे ई घटेगा वैसे वैसे बी घटेगा, यानी ई और बी का वेरिएशन एक जैसा होगा, सेम फेज में दोनों होंगे। ठीक, यही मतलब है इसका। पूछा जाता है सवाल कि सेम फेज में होते हैं, अलग फेज में होते हैं, क्या पूछ दिया जाता है कभी कभी। चलो, तो ये मैंने सारी चीजें, ये सारे पॉइंट आपको मैंने बता दिए कि भैया क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कैसे होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिप्रेजेंट कैसे होता है। ठीक, आपके यहां कभी कभी सवाल जो है ये पूछ दिया जाता है कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ई फला डायरेक्शन में है, बी चिला डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। या ई का डायरेक्शन दे दिया, वेलोसिटी का डायरेक्शन दे दिया, बी का पूछ दिया, तो आपको याद रखना है ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में वी होता है। देखो यहां लिखा भी है, सबसे पहली खूबी में यही बात लिखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू बोथ ई क्रॉस बी। मतलब वेव चलती है दोनों के परपेंडिकुलर ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पे माना है कि ई अगर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है एंड बी अलोंग जेड डायरेक्शन में है, तो वेव प्रोपेगेट करेगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। वही इक्वेशन जो मैंने आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले लिखी। ये पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पीक वैल्यू क्या होती है? वही मैक्सिमम वैल्यू होती है, सिंपल है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये सब मौजूद होगा। यहां पर मैं एक चीज बता दे रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक, यहां पर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बताऊंगा। स्पेक्ट्रम मतलब कौन कौन सी वेव हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आती हैं। मैं लिखूंगा और वो आप अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, मॉड्यूल में शायद मौजूद नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। यहां पर अलग अलग वेवलेंथ के मुताबिक, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके नाम रखे गए हैं। जैसे सबसे पहले नाम आप ले सकते हैं कॉस्मिक रेज का, कॉस्मिक रेज द वेरी फर्स्ट नेम। दूसरा नाम आप ले सकते हैं गामा रेज का। तीसरा नाम आप ले सकते हैं एक्स रेज का। चौथा नाम ले सकते हैं आप अल्ट्रा वायलेट रेज। किसका नाम ले सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के बाद आएगा विजिबल लाइट, विजिबल रीजन कह लीजिए, विजिबल लाइट कह लीजिए, विजिबल रीजन। ठीक है, विजिबल रीजन के बाद आप होगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, और उसके बाद मैं रेडियो वेव लिख दे रहा हूं। ठीक है, रेडियो वेव, बस इतना ही जानिए, इतना ज्यादा जरूरत नहीं जाने की। ठीक, अगर मैंने आपसे, अगर मैं इस स्पेक्ट्रम की बात करूं तो आप इस स्पेक्ट्रम में जब आगे जाएंगे तो जो वेवलेंथ होगी वो बढ़ रही होगी, वेवलेंथ बढ़ रही होगी। क्लियर? बढ़ती हुई वेवलेंथ। इसका अपना एक वेवलेंथ रेंज होगा, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा। विजुअल वाले का तो आप ज्यादातर याद ही रखते हो, कितना होता है? 4800, अलग अलग किताबों में होता है 4800 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी कम होती है, सबकी स्पीड सेम रहती है, वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये याद रखना है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। इसको आप नोट्स में लिख लेना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन सब के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सब रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब यहां आइए, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी कि ई और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। जो वैक्यूम में स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट की, उसके बराबर होती है, जिसे हम लिख सकते हैं कैसे? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, या फिर लिख सकते हैं E0/B0, या फिर लिख सकते हैं ERMS/BRMS। आप कहेंगे जी ERMS BRMS कहां से आ गया? सिंपल है ना। ERMS का मतलब क्या होता है? E0/√2 और BRMS मतलब B0। अरे आप लोगों ने RMS वैल्यू नहीं निकाली थी, वही तो है। तो आप E0 को √2 से भाग दो और B0 को √2 से भाग दो तो ये बन जाएगा। ये स्पीड ऑफ लाइट है के बराबर है, जो कि लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। यानी जितने भी यहां पर वेव्स हैं, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, सब की सब स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, जिनको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। आपसे कई बार सवाल पूछा गया है, इसका डायमेंशन पूछ दिया जाता है। अरे भाई, इसका डायमेंशन जब पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो स्पीड के बराबर है, तो जो स्पीड का डायमेंशन है वही उनका डायमेंशन है। सिंपल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल बट इट कैन ट्रेवल इन मीडियम ऑल्सो। मैंने बता दिया पहले ही, चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन मीडियम में चल सकती है। यह अगला पॉइंट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होती है वो कहां होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एसोसिएट होती है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड में एसोसिएट होती है। भाई और बहन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई वेव है, डिस्टर्बेंस है, एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कहां है? मीडियम पार्टिकल तो है नहीं इसके में, ई और बी है खाली, वही ई और बी ही तो एनर्जी का रूप है। और जितनी एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएट होती है,
उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड से भी एसोसिएट होती है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से एवरेज एनर्जी डेंसिटी लूं तो वो आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये सब आपके डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसकी भाई और बहनों। जितना मैं बता रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बियॉन्ड आपको जरूरत नहीं है जानने की। जब क्वेश्चन नहीं आता तो माथा पच्ची क्यों करना अपने को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड एनर्जी डेंसिटी होती है एवरेज, औसत, वो आती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट क्या है? पीक वैल्यू। और एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड वाली 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई में म्यू नॉट होती है। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये देखो, ये आपस में बराबर होते हैं। अब आप यहां से चाहोगे तो स्पीड का फॉर्मूला निकल के आएगा, ई नॉट बाई बी नॉट निकालोगे तो वही आ जाएगा, बगल वाला, ये वाला आएगा। बहरहाल जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो एवरेज बराबर होती है, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये आ गई। तो टोटल एवरेज डेंसिटी क्या आएगी? टोटल 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 सुनो, टोटल टोटल में क्या हो जाएगा? टोटल का कैलकुलेशन मैं अलग से कर दे रहा हूं बोर्ड पे, यहां डायरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन मैं टोटल का बोर्ड पे अलग से कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। देखो भाई, टोटल एनर्जी क्या आएगी? टोटल एनर्जी आएगी, एनर्जी डेंसिटी मतलब यूई प्लस में यूबी, तो ये आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या ई नॉट स्क्वायर, या फिर 1/4 मतलब सॉरी बी नॉट स्क्वायर बाई में म्यू नॉट। अब ये आपस में बराबर होते हैं तो किसी एक का ट्वाइस कर लो। अगर इसका दो गुना, भाई दोनों आपस में बराबर है ना यार, ये भी जो है वही ये है, तो इसकी जगह ये लिख दो, चाहे इसकी जगह ये लिख दो, तो दो गुना नहीं हो जाएगा? जब दो गुना करोगे तो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या फिर बराबर में आ जाएगा हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई में म्यू नॉट। यह है एवरेज एनर्जी डेंसिटी। बहुत अच्छी बात है जी, सिंपल बात है, यही बात लिखी हुई है, हाफ। ठीक, एनर्जी किससे एसोसिएट है? इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। कैसे और कितनी वो मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वाइब्रेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड यूं वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, और वेव ऐसे जा रही है। जिस वेव में एनर्जी के कैरियर, कौन? एनर्जी के कैरियर, एनर्जी के कैरियर प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। यानी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो सब की सब ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। अब ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं तो जो भी ट्रांसवर्स वेव के अंदर फेनोमेना होगा वो सारा फेनोमेना इनके अंदर भी होता है। जैसे ट्रांसवर्स वेव में हम पढ़ाएंगे भी आगे आपको, अगर आप जानते हैं पहले से, जैसे ट्रांसवर्स वेव में इंटरफेरेंस होता है, ट्रांसवर्स वेव में डिफ्रैक्शन होता है, ट्रांसवर्स वेव में पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता है, ट्रांसवर्स वेव में होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक्सरे का पोलराइजेशन होगा? यस। लाइट का होगा? यस। यूवी का होगा? यस। रेडियो वेव पोलराइज हो सकती है? हाँ। क्यों? सबके सब ईएम वेव है और ईएम वेव ट्रांसवर्स है, जो ट्रांसवर्स है उसका होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट घटना हमारी पास पोलराइजेशन है, जो पूछा भी जाता है आपसे। ठीक बात है, आप समझ चुके होंगे। कुछ और बातें हैं ईएम वेव से संबंधित, वो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। राइट, बहुत छोटी छोटी बातें। जैसे सबसे पहली बात है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए मैं लाइट की ही बात करता हूं, कहीं से लाइट आ रही है और मुझे उसकी इंटेंसिटी को मेजर करना है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव? इंटेंसिटी का मतलब होता है, भाई और बहनों आप यहां पर लिख भी लीजिएगा, लिखा नहीं है, इंटेंसिटी होगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझिएगा, आप जैसे लाइट आ रही है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ रही है, अब चुपचाप यहां बैठ जाइए इस पर्टिकुलर जगह पे, यूनिट एरिया से देखिए हर सेकंड कितनी एनर्जी जा रही है। जो एनर्जी हर सेकंड जा रही है पर सेकंड, वही इंटेंसिटी कहलाती है। तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट द एनर्जी, यहां पे एनर्जी को यू से दिखाया है, ई से नहीं, ठीक है। और
यहां हम लोगों ने इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक सहारा लिया है। सहारा क्या है? हमने कहा कि ये है एनर्जी, मान लो वो ट्रैवल कर रही है, हमने एक सर्टेन एरिया ले लिया, ये ए एरिया है, ठीक है। किस स्पीड से चल रही होगी? सी से। हमने डेल्टा टी टाइम में देखा इस जगह से हमारे पास कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो डेल्टा टी टाइम में इतनी जो लंबाई की एनर्जी है ये निकल जाएगी। ये इसको हमने, आप ये जैसे ऐसे मान लो ये पानी है, पानी क्या मतलब एनर्जी है ये। अब यहां पर एरिया है तो यहां से एनर्जी निकलेगी नहीं निकलेगी, तो डेल्टा टी टाइम में इतनी लंबाई की एनर्जी निकलेगी। कितनी लंबाई की? दूरी बराबर चाल गुणे समय। कितना समय दिया है आपने? डेल्टा टी, और चाल क्या है? सी, सी इंटू डेल्टा टी। ठीक, सिंपल। अब ये एनर्जी डेल्टा टी टाइम में गुजरने वाली है। ये एनर्जी है कितनी? ये एनर्जी जो हमने ये इसको मैंने शेडो कर रखा है, ये एनर्जी है कैसे निकलेगी? भाई एरिया ए है और लंबाई ये है, तो हमको अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करें? एनर्जी डेंसिटी ले ले। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी डेंसिटी ले लें और इनटू में वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी ले ले। यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी ले ले, देखो ये यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी ले ले, ये मान लो यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी ले ले, उसको पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते। पूरा वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लंबाई, ए इंटू एक्स, और यहां से हमने यू ए वी इंटू ए सी टी कर दिया। अब हमको इंटेंसिटी निकालनी है। इंटेंसिटी क्या होगा? यू बाई में ए डेल्टा टी, ये वाला देखो फार्मूला। तो कैपिटल यू कितने के बराबर आया है? यू एवरेज ए सी डेल्टा टी, यू एवरेज ए सी डेल्टा टी। यहां से ए डेल्टा टी कैंसिल हो गया, यू एवरेज सी के बराबर आया, यानी इंटेंसिटी की वैल्यू यू एवरेज इंटू सी के बराबर आया। और यू एवरेज अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कह लो या हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट कह लो। यही तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी आई थी। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ली, इनटू में सी का मल्टीप्लाई कर दिया, आपने इंटेंसिटी निकाल ली। तो यह है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी का मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितना पास हो रहा है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला इक्वेशन लगा लिया। ठीक है, सिंपल है। इंटेंसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे बाप रे बाप, ये क्या पागलपन है भाई? मोमेंटम, भाई मोमेंटम शब्द का इस्तेमाल तो हमने मैकेनिक्स में किया था, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, इसके पास मोमेंटम कहां से आ गया? भाई और बहनों, मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही पढ़ा दिया था कि मास और एनर्जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। मास एनर्जी का दूसरा एक प्रारूप है, यानी जहां मास है वहां एनर्जी है, और जहां एनर्जी है वहां मास है। भाई हम कभी उसे एनर्जी कह रहे हैं और कभी उसे मास कह रहे हैं, ये पूरा मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है आपको। एल्बर्ट आइंस्टीन के इक्वेशन के मुताबिक अगर कहीं पर मास मौजूद है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ई है, और कहीं पर अगर एनर्जी ई है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास ये है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में एनर्जी है? यस है। तो जाहिर सी बात है उसके पास मास भी है। भाई मास कितना हो गया उसके पास? एनर्जी पाई में सी स्क्वायर, यही तो मास हुआ। मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, उसके पास टोटल एनर्जी यू है, तो यू बाई में सी स्क्वायर। अरे आप ई कह सकते हो, यू कह सकते हो, व्हाटएवर, हमें यू कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार वहां मैंने ई लिखा है, यू लिखा, भाई इतनी फर्क है, कोई खास फर्क नहीं। मास निकल आया, यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, एनर्जी है, तो एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग मास यही तो होगा। आप कंफ्यूज मत, अरे मास मतलब भारी सा, अरे मास एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैं बता चुका हूं बहुत डिटेल, यहां मैं इतना टाइम खराब नहीं करूंगा भाई और बहनों। मास इज अ प्रॉपर्टी। मास और एनर्जी इक्विवेलेंस होते हैं, मतलब मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां मास है वहां एनर्जी, जहां एनर्जी वहां मास है। तो इसका मोमेंट, इस मास के कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है ना, मोमेंटम मास m इंटू वी। इस पार्टिकल ईएम वेव का v क्या होता है? c होता है। भाई
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, सी ही तो होती है। तो मास कितना के बराबर हुआ, u बाई सी स्क्वायर के, और इनटू में c कर लो, c से c कैंसिल, कितने के बराबर आ गया, u बाई सी। ये डेरिवेशन लिख लेना, ये लिखा हुआ नहीं है। तो जो लीनियर मोमेंटम आएगा इस एनर्जी के पास में, एनर्जी के पास में मास के कॉरेस्पॉन्डिंग मास है, और मास है तो मोमेंटम है, और मोमेंटम कितना आ गया, u बाई सी के बराबर। बिल्कुल सिंपल, हम लोगों ने इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से जोड़ दिया है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसी बातें करते हैं, अगर कोई भी बॉडी किसी सरफेस से टकराई, मान लो ये mv से आ रही थी या p से आ रही थी, p बराबर mv से टकराई और टकरा के रुक गई, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आएगा, जो एक्चुअल मोमेंटम होगा। लेकिन अगर कोई भी बॉडी सोचिए गई p से, टकराई और टकरा के वापस आ गई उतना ही मोमेंटम से, तो इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है ना, तभी ऐसा होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, कैसा हुआ, इलास्टिक कोलिजन। तो 180 डिग्री का अंतर आया, चेंज इन मोमेंटम 2p आ जाएगा। ये बात आप समझते हो। देखो जा रहा है तो p1 हम कह लो p के बराबर है, आ रहा है तो p2 p के बराबर है। जब हम इसको घटाएंगे तो वेक्टर से घटाएंगे, और वेक्टर से घटाने के लिए देखोगे 180 डिग्री का एंगल होगा। 180 डिग्री का मतलब दोनों की वैल्यू जुड़ जाएगी, और दोनों जोड़ो तो 2p आएगा। मैंने ये बात आपको बताई, मैकेनिक्स में बहुत पढ़े हो। तो अगर कहीं पर बॉडी टकरा के वहीं रुक जाएगी तो मोमेंटम में चेंज p के बराबर आएगा, क्योंकि यहां मोमेंटम 0 हो जाएगा और यहां मोमेंटम 2mp के बराबर आएगा। तो वैसे ही यहां पर भी है एक सवाल, एक बात, कि अगर कभी भी इनिशियल लीनियर मोमेंटम p है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे सरफेस से स्ट्राइक करता है जहां पर वो एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब होने का मतलब लाइट टकराई उसी में एब्जॉर्ब हो गई, वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो अगर टकराएगी और अपना वो हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उस वक्त चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आएगा, p के बराबर आएगा, और p u बाई सी है। लेकिन अगर टकरा कर लौट गई इक्वल और अपोजिट मोमेंटम से, तो चेंज इन मोमेंटम 2p के बराबर होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल स्ट्राइक करे, जाए और उसी डायरेक्शन में वापस आए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई मेटालिक सरफेस है, वहां से ईएम वेव टकराई और टकराने के बाद कोई एंगल बना करके गई, तो इस कंडीशन में ये नहीं आएगा। फिर अगर मान लो ये p से गई और ये p जा रही है, तो भैया चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, 2p cos थीटा के बराबर आएगा। ये सब वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर किसी एंगल से टकराया तो 2p cos थीटा। लेकिन ज्यादातर जो आपके यहां नीट में पूछा गया वो यही पूछा गया है कि जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से टकराएगा, रिफ्लेक्टेड बैक, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल एंड अपोजिट टू इनिशियल मोमेंटम। अगर ऐसा है तो चेंज इन मोमेंटम 2p के बराबर होगा, जो कि 2u बाई सी के बराबर होगा। आप चाहे तो इस किसी एंगल पर भी टकराने से मोमेंटम में चेंज कितना आएगा वो लिख सकते हो, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे कोई खास बात नहीं है। तो आप सोचिए कि एनर्जी आ रही, धपाक 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 टकरा के जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है, और जब जाके टकराएगी तो टकरा के जा रही, तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मोमेंटम में अगर चेंज आएगा तो इसका मतलब ये जो आप एनर्जी को ना, ये पिन समझ लो, ये एनर्जी टकरा रही है, रुक गई, तो ये फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, और टकरा के वापस जाएगी तो भी फोर्स लगाएगी। तो जब जगाएगी इस पे फोर्स, तो भाई और बहनों इस पे, इस सरफेस पे फोर्स लगेगा, और जो फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा उसे हम प्रेशर कहेंगे, रेडिएशन प्रेशर। क्या कहेंगे, रेडिएशन प्रेशर। तो फोर्स लगाएगा और फोर्स लगने की वजह से सरफेस पे प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को हम रेडिएशन प्रेशर कहेंगे। तो यहां पर फोर्स एंड प्रेशर ऑन मटेरियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आइए वो देखते हैं हम, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है कि वेन एवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक विद मटेरियल सरफेस एक्सर्ट फोर्स एज वेल एज प्रेशर कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर ऑन इट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब हो गई तो फोर्स कितना लगेगा, भाई फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम होता है, ये पढ़े हो आप न्यूटन लॉज ऑफ मोमेंटम में, मोशन में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो चेंज इन मोमेंटम p के बराबर आएगा। अरे भैया अभी अभी पढ़े हो, अगर एब्जॉर्ब हो गया, अगर
टकराने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब हो गई तो मोमेंटम में चेंज p के बराबर आएगा बाई में डेल्टा टी, और p क्या होता है u बाई सी इंटू डेल्टा टी। आप लोगों ने भैया यहां तक समझ में आ रहा है ना भाई, फोर्स बराबर में डेल्टा p बाई डेल्टा टी, और डेल्टा p किसके बराबर है p बाई डेल्टा टी, और p किसके बराबर होता है u बाई सी डेल्टा टी। अच्छा एक बात और सुनो, आप लोगों ने पढ़ा है इंटेंसिटी बराबर u बाई ए डेल्टा टी, पढ़ा है ना। तो u बाई डेल्टा टी को हम IA से रिप्लेस कर दे रहे हैं, u बाई डेल्टा टी को देखो हम IA से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो u बाई डेल्टा टी यहां लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा IA बाई में c, तो ये बन गया IA बाई में c। दिस इज द फोर्स। कब जब एब्जॉर्ब हो गया, और अगर रिफ्लेक्ट हो जाता तो यहां पर मोमेंटम में 2p आ जाता, ये देखो, तो यहां 2IA बाई सी बन जाएगा। अगर एब्जॉर्ब हो गया तो IA बाई सी, और अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो 2IA बाई सी। ये फोर्स निकल कर आया। सीधे फोर्स का फॉर्मूला आपके यहां पूछा गया भाइयों बहनों, इंटेंसिटी की भाषा में I दे दिया, A दे दिया, C दे दिया, F पूछा, F दे दिया, ये मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ नीट में भाइयों बहनों, बहुत आसान। अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, इकट्ठे कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आपको समझ में आएगा, बहुत आसान। अगर पूरा एब्जॉर्ब हुआ तो, और अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो ये फोर्स आ जाएगा। चलो जी ये भी समझ में आ गया। प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर बराबर होता क्या फोर्स बाई एरिया, तो यहां क्या आया IA बाई सी ना, तो उसको एरिया से भाग दे दिए, I बाई सी आ गया, और यहां पर 2IA बाई सी तो 2I बाई सी प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। तो ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मैकेनिक्स में पढ़े हैं। एनर्जी आके टकरा रही है तो आप समझिए ना, एनर्जी मास एनर्जी मास एनर्जी, लेकिन एक वक्त में एक ही बात बोलोगे, एनर्जी बोलोगे या मास बोलोगे। तो मास की तरह ही आके टकराया, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैकेनिक्स में होता वैसे हमने यहां पर मोमेंटम में चेंज निकाला, मोमेंटम में चेंज पता चल गया, फोर्स पता चल गया, प्रेशर निकाल लिया हमने। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ बातें थी। बहुत छोटा चैप्टर था, कोई खास चैप्टर नहीं था, शुरुआत में ही जो था वही था। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपने जाना, और इसके थ्रू ये जाना कि ई भी बी को जन्म देती है। फिर ये जाना ई और बी का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी खूबियां हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, किसी मीडियम में चलने की जरूरत नहीं होती है, मीडियम में फिर भी चलता है, एनर्जी डेंसिटी ये होती है, इसकी इंटेंसिटी, इसका लीनियर मोमेंटम, रेडिएशन प्रेशर और फोर्स, तमाम सिचुएशंस में मैंने इसे बात कर ली। तो भाई और बहनों ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रहा, और आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया है कि आपको बढ़िया से बढ़िया समझा सकूं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और सुधार की जो ज़रूरत होगी मैं सुधार करूंगा। तो तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए भगवान आप सबको अपने साए में रखे, अपनी कृपा बरकरार रखे। थैंक यू वेरी मच।